नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है फर्स्ट रिपोर्ट एट 12। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कैबिनेट की विशेष बैठक खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। कैबिनेट की विशेष बैठक में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, जिसकी शुरुआत होगी और योजना युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि 8,000 से 10,000 रुपए प्रति महीना युवाओं को दिया जाएगा। ITI, डिप्लोमा, उच्च शिक्षा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए स्वर्णिम अवसर है ये। 15 जून को युवाओं का पंजीयन होगा और 15 जुलाई से युवाओं को मार्केट में प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे और 31 जुलाई से युवाओं से अनुबंध किए जाएंगे। 31 अगस्त से पैसा आना शुरू हो जाएगा और सभी कंपनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधा संवाद करेंगे ताकि इसका लाभ युवाओं को मिल सके। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से इसके युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन था। जैसे पूर्व की सरकारें, खासकर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने युवाओं को झंझना दिया, ढोल चलाना, बैंड बजाना, ढोल बजाना, इधर आकर्षित किया था। वहीं आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए। वैसे भी 1 लाख रोजगार हमने दे दिए, लगभग प्रक्रिया पूर्णता की है। हर महीने 2.5 लाख लोगों को लोन के माध्यम से, ब्याज माफी के माध्यम से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज जो किया है इसमें 8,000 से 10,000 रुपया महीना सीखो और कमाओ योजना, सीखे भी वो और कमाए भी। तो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें युवाओं को सिखाया जाएगा और फिर उनको रोजगार दिया जाएगा। और इस पर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को लाभ मिलेगा। 8 से 10,000 रुपए सरकार देगी। क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे ये सब कुछ क्रियान्वित होगा और कैसे मिलेगा लाभ? जी आशीष, आज युवाओं के लिए विशेष कैबिनेट बुलाई गई थी सीएम हाउस में, और जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना तैयार की है, जिसमें प्रदेश भर के जितने भी युवा हैं उनको सीखने का मौका दिया जाएगा। और जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता है, जब तक वो लर्निंग पीरियड में रहेंगे, स्किल सीखेंगे, तब तक उनके लिए 8 से 10,000 रुपए का जो आर्थिक मदद है वो सरकार देगी। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि युवा अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और अपने स्किल्स के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से जॉब ले सकें। और जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती है, तब तक राज्य सरकार युवाओं की मदद करेगी। उनका यही कहना है कि बेरोजगारी भत्ता समस्या का निदान नहीं है, बल्कि युवाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, यही सरकार का उद्देश्य है। और इसी के चलते युवाओं को अब आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा, यानी उनको जॉब दिलाई जाएगी। लेकिन जॉब दिलाने से पहले उनके हर स्किल के हिसाब से सीखने को लेकर जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। और इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग कंपनियों से चर्चा करेंगे, उनके साथ अनुबंध किया जाएगा और फिर इन्हीं कंपनियों में युवाओं की ट्रेनिंग कराई जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद युवाओं को वहां पर उनके स्किल्स के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक युवा किसी के ऊपर नहीं, बल्कि राज्य सरकार उन्हें मदद करेगी। और मध्य प्रदेश में एक और पहलू ये भी है, क्योंकि अभी लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 10 जून से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वहीं इस योजना के तहत 15 जून से युवाओं का पंजीयन होगा आशीष, और 15 अगस्त से युवाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद युवा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग है वो भी ले सकेंगे। और इसका मकसद चुनावी भी कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं की तादाद है और चुनावों से पहले एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से युवाओं के लिए दिया गया है आशीष। बिल्कुल, और ये जो योजना है युवाओं को लाभ पहुंचाएगी और इसके लिए समय बहुत ज्यादा नहीं है और युवाओं को सीखने का भी यहां से मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, देश भर में एनआईए की छापेमारी और 6 राज्यों के 122 ठिकानों पर दबिश दी गई। मध्य प्रदेश के भिंड और बड़वानी में छापेमारी की गई। भिंड के शेरपुरा गांव में
एक शख्स को यहां से हिरासत में लिया गया और आतंकी कनेक्शन को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का यह एक्शन है। एनआईए इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। इसी पे संदेह है और इस संदेह के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। देश भर के 6 राज्यों में 122 जगहों पर दबिश दी गई है और मध्य प्रदेश की अगर विशेषकर बात करें तो मध्य प्रदेश से एक और गिरफ्तारी हुई है संदिग्ध की। पंकज शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बड़वानी से, उनसे बात करेंगे। पंकज, अभी की अगर बात करें इस वक्त क्या परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है? ये जिस तरीके से आशीष बताया जा रहा है, पूरा मामला जो अवैध हथियार से जुड़े होने का बताया जा रहा है। और एक बड़ी बात है कि 2022 की कोई ऐसी एक घटना है जिसमें एनआईए जांच कर रही थी और उसी मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आज एनआईए की टीम जो है पूछताछ के लिए बड़वानी जिले के जो वर्ला बलवाड़ी जो क्षेत्र है, जहां पर हम अधिकांश बार देख चुके हैं कि वहां पर अवैध हथियारों के बनाए जाने और वहां से अवैध हथियारों के सप्लाई होने के मामले जुड़े हुए नजर आते हैं। कई बार पुलिस ने अभी हाल ही में बड़वानी पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा जब्त किया। तो एक ये बड़ी जो बात यही है कि अवैध हथियारों की अगर देश में कहीं भी जरूरत है तो उसके लिए सीधे बड़वानी की ओर रुख किया जाता है। और बड़वानी जिले के उंडी, खोदरी और उमरटी ये 2 एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अधिकांश हम देखने को हमें मिलता है कि वहां से जो है अवैध हथियारों की खेप निकल रही है। और मूसेवाला हत्याकांड में भी एक बार जो है टीम जो महाराष्ट्र से और आकर के यहाँ पर दबिश दी थी, उन्होंने भी ये जांच की थी कि ये हथियार कहीं न कहीं सप्लाई का जो एक सोर्स जो रहा है वो कहीं न कहीं यहाँ से भी जुड़ाव उसका नजर आता है। और जो लॉरेंस गैंग को जो सप्लाई की जाती थी हथियारों की, कई बार बड़वानी जिले से ही सप्लाई की जाती थी और उसी को लेकर के आज जो एनआईए की टीम है वो छापामार कार्रवाई कर रही है। हालांकि बड़वानी एसपी का यही कहना है कि सिर्फ पूछताछ के लिए टीम आई है और अभी फिलहाल जो खबर आ रही है कि एक व्यक्ति को जो हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए और 2 से 3 जगहों पर अभी एनआईए की टीम जो है वो पहुंची हुई है और वहां पर पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है। हालांकि एसपी का यही कहना है कि शाम तक इस पूरे मामले में जो भी है तस्वीरें स्पष्ट होगी और किस तरीके की कार्रवाई की गई है और किस मामले को लेकर के एनआईए की टीम पहुंची है इसका खुलासा कर सकते हैं। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए पंकज। और एनआईए रेड पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश भर में छापेमारी चल रही है और देश भर में इन छापेमारी अभियान से बड़ी और महत्वपूर्ण इनपुट्स भी मिल रहे हैं। भिंड और सिंधवा में भी रेड की गई है। इसके बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। एक व्यक्ति को एनआईए का भिंड में चल रही है और सेंधवा में जो सिकलीकर जो होते हैं वहां पर इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। और बढ़ते आगे, तारीख 8 मई छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का पुटका ग्राम प्रभात, सविता और सुलोचना भोई रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं और ये तीनों आपस में पति पत्नी और मां थे। और फिर घर के आंगन से मिली जली हुई अस्थियों के अवशेष, तो सनसनी फैल गई। पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। बड़े बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि बरामदे में लाश की जली हुई अस्थियां मिली। और कितनी बड़ी यह साजिश है, पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट पर तहकीकात करती रही और इधर उधर तलाश करती रही और इधर राज को मिट्टी में दफन करने की कोशिश की गई। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं सहयोगी शेख इमरान। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पुटका में पति पत्नी और मां के रहस्यमय तरीके से गायब वाले मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल फोरेंसिक की टीम को उनके घर के बरामदे में ही जली हुई अस्थियों के अवशेष बरामद हुए हैं। इसके बाद से ही इस पूरे मामले की बारीकी से जांच में महासमुंद पुलिस जुट गई है। दरअसल 8 मई को ग्राम पुटका के शिक्षक प्रभात भोई और उसकी पत्नी सविता भोई और प्रभात की मां सुलोचना भोई अचानक गायब हो गए, जिसकी रिपोर्ट उन्हीं के बेटे उदित भोई ने सिंघोड़ा थाना में दर्ज करवाया।
जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन मामला रहस्यमयी होने के कारण पुलिस को फोरेंसिक टीम की मदद लेनी पड़ी। फोरेंसिक टीम उनके घर पहुंची और घर के ही बरामदे में जांच के दौरान जली हुई अस्थियों के अवशेष बरामद हुए हैं। अब इस पूरे मामले में नया खुलासा हो सकता है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर रहस्यमयी तरीके से गायब होने के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उनके बड़े बेटे उदित भोई से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार इस तरह रहस्यमयी तरीके से गायब होने के पीछे कौन है और वो जली हुई अस्थियां किसकी है। ये तमाम मामले को लेकर पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है और महासमुंद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए महासमुंद से शेख इमरान। और एक शख्स जिस पर हत्या की कोशिश का आरोप था, जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जमानत मिली भी पौधे लगाने की शर्त पर। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट ने शिवपुरी निवासी विजय भान को 25 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी। शर्त यह भी थी कि विजय भान को 30 दिन के भीतर 25 पौधे लगाने होंगे और इसके बाद पौधों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। बता दें कि शिवपुरी जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। क्या है पूरा मामला, कितना संगीन था आरोप, महज पौधे लगाने की शर्त पर आरोपी को जमानत कैसे मिली, सुशील कौशिक दे रहे हैं पूरी जानकारी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद एक आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल शिवपुरी जिले के भोती थाना क्षेत्र में विजय भान नाम के एक आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। दरअसल आपसी विवाद के बाद एक पक्ष ने विजय भान के खिलाफ भोती थाने में 307 के तहत केस दर्ज कराया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए भोती पुलिस ने 6 फरवरी 2023 को आरोपी विजय भान को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसे जेल भेज दिया था। विजय भान की तरफ से इस मामले में जमानत के लिए शिवपुरी जिला अदालत में आवेदन लगाया गया था, लेकिन शिवपुरी जिला अदालत में अब फरियादी पक्ष के विरोध के चलते आरोपी विजय भान को जमानत नहीं मिल पाई थी। यही वजह है कि विजय भान की तरफ से अब हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। हाई कोर्ट ने इस जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए आरोपी विजय भान को एक अनोखी शर्त पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने विजय भान को 1 महीने के अंदर 25 पौधे लगाने की एवज में जमानत मंजूरी की है और अब विजय भान को जमानत पर रिहा होने के बाद से 30 दिन के अंदर 25 पौधे लगाने होंगे। न सिर्फ पौधे लगाने होंगे बल्कि उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। साथ ही अगले 3 और 6 महीने में भी इन पौधों की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करनी होगी। माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस अनोखे जमानत आदेश के बाद एक मिसाल बनेगा। साथ ही अन्य मामलों में भी अब लोग जागरूकता के साथ पौधे लगाने आगे आएंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और मेडिकल के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ा दी गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने लेटर ऑफ परमिशन भेज दिया है, जिसके बाद कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीट्स बढ़ गई हैं और इसके साथ ही कॉलेज में अब कुल सीट्स 150 हो गई हैं। 150 से बढ़कर 200 हो गई, माफ कीजिएगा। और लंबे समय से इसकी कोशिश की जा रही थी और तब कहीं जाकर अब इंतजार इसका खत्म हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन का यह फैसला छात्रों के लिए बेहद अहम है और इस पूरे मामले पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ममता लांजेवार। छत्तीसगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के सबसे पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेज रायपुर मेडिकल कॉलेज की सीटें 150 से बढ़कर 200 हो गई हैं। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और लगातार जो कॉलेज प्रबंधन है वो नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसको चिट्ठी भी लिख रहा था और अब परमिशन लेटर आ गया है। जाहिर तौर पर इस नए सत्र से जो है इसके लिए भर्ती होगी। 2023-24 के लिए जो है वो इसी सत्र से भर्ती होगी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार
जो है मेडिकल की सीटें बढ़ाने को लेकर जो स्टूडेंट है वो भी कई बार आंदोलन पर बैठ चुके थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीटें बढ़ी है, करीबन 50 सीटें बढ़ने से राज्य में जो डॉक्टरों की कमी है उसे पूरी की जा सकेगी। पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो लगातार जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, इसके साथ ही जिला अस्पताल और पीएचसी लगातार डॉक्टरों की कमी से गुजर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है टी.एस. सिंहदेव, उनका कहना है कि पूरे देश भर में इस तरह की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति मिल जाए। 150 से लेकर 200 सीटें होने से करीबन 50 नए जो डॉक्टर्स हैं वो राज्य को अब हर साल अतिरिक्त और भी ज्यादा मिलेंगे। और एक दूसरी बात अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी राहत भरी खबर है। करीबन 50 और जो छात्र हैं उनका मेडिकल में एडमिशन हो पाएगा। रायपुर मेडिकल कॉलेज राज्य का सबसे पुराना सरकारी मेडिकल कॉलेज है और इस कॉलेज ने अपने तरह के नए आयाम रचे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, नए डॉक्टरों की जो है वो जरूरत भी बढ़ती जा रही है। और जाहिर तौर पर ऐसे समय में जब ये चिट्ठी आई है और राज्य में जब नए मेडिकल कॉलेजेस की लगातार घोषणा हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गीदम में भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है, घोषणा की है बजट में। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार राज्य में नए मेडिकल कॉलेजेस को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में जब सीटें बढ़ रही हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ी राहत की खबर है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक ली थी और उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में संसाधन और डॉक्टरों की कमी को लेकर जो है वो अधिकारियों की टीम जो है वो जांच करे। उसके लिए एक टीम गठित भी की गई थी जो रिपोर्ट जो है वो सौंपने वाली थी। और ऐसे समय में जब 50 नए मेडिकल की 50 सीटें बढ़ी है तो कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं एक और बड़ी राहत की खबर जो है वो मिली है और छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। ब्यूरोक्रेट से भी उसके शासनकाल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं, यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, तो कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएंगे। यदि कहीं गलती है, सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ी है तो जरूर उसकी जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा करके प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के केंद्र हो, राज्य हो, वो सेलेक्ट हुए बच्चों के भी नाम हैं, लेकिन यदि उजागर करूंगा तो उनका भी मन खराब होगा। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में, लोकसभा में टिकट दिया जाता है तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया, और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? इसके पहले क्या नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? अभी मेरे बगल में बैठे हैं शुक्ला जी खड़े हैं, इनके बच्चे भी आईएएस में सेलेक्ट हुए, हम सबको खुशी हुई। ये तो राजनीति में है, वो अपना योग्यता भी गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके पास तथ्य है, यदि चयन में कोई गड़बड़ी है जरूर दीजिए, तो शिकायत हम जांच कराएंगे, लेकिन अनावश्यक माहौल खराब मत करिए। इससे नौजवानों में गलत संदेश जाता है। एक राजनीतिक दल के लोग हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन केवल आरोप लगा देने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दुष्प्रचार करने से आपका कद बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इससे वो जो चयनित जो छात्र छात्राएं हैं
उसके मन में इसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। डबल इंजन की सरकार, ये तो संघीय व्यवस्था है केंद्र और राज्य की, लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने डबल इंजन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये डबल इंजन की सरकार के प्रयोग इसी शासनकाल में मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी ये सब करते रहे। नड्डा जी कर्नाटक में धमकी तक दे डाले। उसी प्रकार हिमाचल में उन्होंने धमकी दी थी कि इससे केंद्र से जो पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये तो आपके अधिनायकवादी प्रवृत्ति है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कृपया करके इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। और हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने इसे नकार भी दिया। डबल इंजन की सरकार, आपको पैसा नहीं मिलेगा, मोदी जी की कृपा नहीं होगी, क्या हमारे अधिकार को छीन लेंगे? और डबल इंजन की सरकार जिसमें पिछली सरकार में वो जीएसटी के मामले में इन्होंने सहमति दे दी कि 5 साल तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब 5 साल बाद मिलना बंद हो गया। छत्तीसगढ़ को हर साल 5-6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम उत्पादक राज्य हैं, सीमेंट है, स्टील है, इसका उत्पादन करते हैं, एल्युमिनियम है, इसका उत्पादन करते हैं। तो हमारी ये गलती है जिसकी सजा मिल गई हमको। तो इस प्रकार से बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो डबल इंजन की जो सरकार कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और जनता ने इसे नकार दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ईमानदारी पूर्वक सभी वर्गों के उत्थान। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।